हम लोग का शुरू होगा कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है और आज हम लोग एग्रीकल्चर कृषि की बात करेंगे, यहीं से स्टडी शुरू करेंगे। कृषि लगभग 2 से 3 क्लासेस चलेंगे। उसके बाद कृषि कंप्लीट करने के बाद तब हम लोग चलेंगे भारत की जलवायु, पूरे मानसून और तमाम चीज हम लोग इसमें मानसून सत्र रखेंगे। मानसून जब हो जाएंगे तब आराम से जितने परिवहन, संचार, उद्योग, ये खनिज, ये सभी जो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे उस पर चर्चा करेंगे, तो भारत का भूगोल हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम शुरुआत करते हैं, एग्रीकल्चर कृषि। ध्यान दिया जाए, किस प्रकार कृषि पढ़ें, कैसे क्वेश्चन आए, कैसे बनाए, सब चीज पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बेसिक जीरो लेवल से आपका क्लास होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ध्यान क्लास में अच्छा देंगे तो बहुत बढ़िया इस टॉपिक से बना पाएंगे। कृषि में हम लोग को ध्यान रखना है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिस समय हमें आजादी प्राप्त हुई, मतलब 1947 की अगर हम बात कर लें, तो इस समय 4 आदमी में 3 आदमी कृषि पर ही निर्भर था। अब सोच सकते हो कि अगर 4 आदमी लाइन लगा दें तो 4 आदमी में 3 आदमी कृषि पर डिपेंडेंट था। और जिस समय हमें आजादी प्राप्त हुई उस समय अगर हम जीडीपी में बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारा इनकम होता है, उसमें हमारा लगभग 56%, यानी सबसे ज्यादा कृषि से ही आय हो रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 जो क्षेत्र होते हैं इकोनॉमी में, आप खास सुनोगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें प्रकृति पर निर्भरता होती है और कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र आता है। और जिस समय हमें आजादी प्राप्त हुई उस समय हमारा सबसे ज्यादा इनकम प्राथमिक क्षेत्र से ही हो रहे थे। धीरे धीरे कृषि में बहुत सारे परिवर्तन हुए और आज हम उन परिवर्तन को भी महसूस करेंगे। वहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं, उन चीजों से भी चलेंगे। अब धीरे धीरे करते करते जब हम 19-20 के स्थिति में पहुंचे तो स्थिति अब हम लोग का ये चीज आ गया कि यहां पर जो 3/4 हो गया, उस धीरे धीरे 2/3 पे भी, इससे भी कम हो गया। आज यहाँ पर जो देख रहे हो लगभग 75% लोग लगे थे, वो लगभग अब कृषि या उससे संबंधित चीजों में आज 51% के आसपास ही लोग कृषि पर डिपेंडेंट। तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है कि हम लोग के एक कृषि क्षेत्र में आज बहुत बदलाव आ गया। आज हमारे जीडीपी में इसमें कुल कृषि से लगभग 19-20% ही इनकम हो रहे हैं। सबसे कम आय कृषि से है, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोग कृषि पर लगे। कृषि आज भी सबसे ज्यादा लोगों का रोजगार दिया है, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सबसे कम है। तृतीय क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। तो आज स्थितियां इस प्रकार से बदल रही है। भारत धीरे धीरे अल्प विकसित से विकासशील राष्ट्र की ओर बना है और ये चीज इसमें खास परिवर्तन लाए हैं। हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्लास को शुरू करना चाह रहे हैं ताकि कहीं से भी स्टेप आप समझ पाओ और इतिहास और भूगोल को भी हम थोड़ा जोड़ रहे हैं। जिस समय आप इतिहास की बात कर रहे हो, मतलब प्राचीन भारत की बात कर रहे हो, तो इतिहास में 3 क्रम जो देखते हैं, प्राचीन भारत, फिर हम लोग देखे मध्यकालीन भारत और फिर हम लोग जो देखे आधुनिक भारत। हम लोग इतिहास और भूगोल सभी चीज मिक्सअप करेंगे। देखो, जैसे जैसे आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, एक विषय से दूसरे विषय में जो टॉपिक रिलेटेड है उसको एक साथ कोरिलेट करना, जोड़ना, यही तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए। और जिन बच्चों के द्वारा इतनी विशेषता आ जाती है उनके सोच का शक्ति बढ़ता है। और इसीलिए जब इंटर लेवल के बच्चे होते हैं तो हम लोग इतना दिमाग उनसे नहीं लगवाते, सीधा सीधा बात चलते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे होता है तो ये सोचते हैं कि ये बच्चा पूरा कोरिलेट कर सकता है और हम इसको पूरा कोरिलेट कर रहे हैं। तो एक नजर हम लोग कृषि पर ध्यान दें। प्राचीन भारत में हम लोग देखें, जो हमारी सबसे पहली सभ्यता थी, जो हमारा सबसे पहला लेसन था, वो हड़प्पा सभ्यता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता
था नगरीय, लेकिन ये नगर भी कृषि पर ही आश्रित था। एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखें, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, और नगरीय सभ्यता भी सोचो कृषि पर आधारित है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आप खुद देखे हो बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। तुम रहते शहर में हो, फिर भी तुम्हारे रूम में बड़े बड़े ड्राम मिल रहे हैं। ये तो भाई गजब चीज है। शहर में हो और बड़े बड़े ड्राम है, मतलब सीधा जरूर तुम्हारा कृषि से कुछ ना कुछ संबंध है, नहीं तो एकदम शुद्ध शहरी रहोगे तो 5 किलो और 10 किलो, अधिक से अधिक 20 किलो चावल आटा खरीदने वाले रहोगे। ये एक बार में इतना ड्राम क्यों फुल करोगे? यही चीज हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा। अब यहां से जो हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, उन चीजों पर आपका ध्यान दे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और सूती वस्त्र को कपास से बनाए जाते थे। यानी भारत में सबसे पहले कपास इंडिया में हड़प्पा सभ्यता में ही शुरू हुआ, उसके पहले कपास नहीं है। और कपास की खेती करने के कारण ही इसको सिंडेन कहा गया। ये आपको याद होगा कि सिंडेन मीन्स सिंधु के किनारे जो खेती किए, इसी को सिंडेन कहा गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखो कई बार होता क्या है ना, प्रश्न तो कहीं से दे देगा, उस सागर में से कहीं से निकालता है, और उसी में जिन बच्चों का ये चिंतन बढ़ जाता है उन्हें बन जाता है कौन सा फसल मध्यकाल में आया, कौन सा फसल भारत का मूल फसल नहीं है। तो ये जो तुम देख रहे हो कपास कभी भी आता है तो बच्चे सोचते हैं, खास करके बिहार यूपी के बच्चे तो सोचते हैं कि कपास मेरे यहां तो होता नहीं, तो ये शुरू का फसल नहीं होगा, और इसीलिए इसमें टिक लगा देते हैं। उनको दिया जाता है कि भारत में सबसे पहले खेती हो रहा था कपास का, फिर इसी में लगा देता है चावल का, फिर इसी में लगा देता है तंबाकू का, फिर इसी में लगा देता है आलू का। भारत में सबसे पहले किस चीज का खेती होता होगा? अब ये चॉइस देख के बच्चे चावल मारने में ठीक एकदम नहीं रुक पाते। लेकिन आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता चावल का उत्पादन नहीं करता था। हाँ, ये अलग बात है कि धान की भूसी रंगपुर में भी मिला, और हम लोग लोथल में भी जानते हैं चावल के अवशेष मिले, तो वो अलग चीज है, उनका उत्पादन नहीं है, हल्का अवशेष मिला। घोड़ा के भी अवशेष सुरकोटदा में मिला था, लेकिन हम लोग ये नहीं कहते कि हड़प्पा वासी घोड़ा को पालतू बनाया था। ये उसी प्रकार की बात है जैसे तुम्हारे घर में कार का कोई चक्का मिल गया है, कोई मोहल्ला में गरीब आदमी है, उसके यहाँ कार का चक्का मिल गया है, उसके बेटे ने वो चक्का चलाने के लिए ठक 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 कहीं से ले आया है। अब उसके घर में कार का चक्का पुराना टायर मिल गया है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो कार रखता है, अरे ले आया अवशेष है। केवल अवशेष मात्र से ये कह देना कि था, ये निश्चित नहीं है, उसके और भी कई सिस्टम मिलना चाहिए। ये उसी प्रकार की बात तुम्हारा यहां हम कह रहे हैं, और इसीलिए चावल नहीं, आलू नहीं, तंबाकू नहीं, कपास आंसर सही था, और इसमें बहुत कम बच्चे सही कर पाते। तो ये आप शुरुआती फेज आपने देखा। प्राचीन भारत में हड़प्पा से हमने सबसे पहला जो उठाया वो उठाया कपास, और हम समझते हैं कपास की बात आप समझ गए हो। फिर जब हम उत्तर वैदिक आए, पशुचारण समाज है, धीरे धीरे खेती की ओर वृद्धि शुरू हो रहा है ऋग वैदिक के बाद उत्तर वैदिक में, और धीरे धीरे हम लोग देखे चावल की खेती शुरू हुई। सबसे पहला फसल अगर मनुष्य ने उपजाया तो वो था जौ, जिसको यब कहते हैं। फिर आएगा गेहूं, जिसको गोधूम कहते हैं। एक खाद्यान्न फसल की बात हम कर रहे हैं, एक गेहूं को गोधूम कहते हैं। तब आया ब्रीही, ब्रीही मीन्स चावल होता है। आपको अगर कभी भी चॉइस देगा और सेटर अगर भूगोल और इतिहास दोनों की अच्छी जानकारी रखेगा तो कहीं से भी ऐसा प्रश्न बना दे कि भारतीयों द्वारा उपजाया गया पहला फसल था ब्रीही, गोधूम, यब, और तब कोई चीज तंबाकू दे दिया तो आंसर यब होगा। अगर हमारा खाद्यान्न की बात नहीं करेगा तो भारत का मूल फसल हम लोग देख लिए कपास है। अब धीरे धीरे जब हम मौर्य काल की ओर बढ़ते हैं
तो पहली बार हम लोगों ने सुना कि मौर्य काल में राजा और एक्टिव हुए और कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पहली बार नहर का निर्माण मौर्य काल में किया गया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी बातें कर रहे हैं हम, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी मिक्स कर रहे हैं, और मिक्स करने से आपको कृषि का सेक्शन हिस्ट्री का पूरा खींच करके इधर आ रहा है, जो सामान्यतः क्लासेस में नहीं मिलता। ये पूरा जो ध्यान दोगे उन लोग के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखे मौर्य काल में सबसे पहला नहर बना था, और सबको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनने वाला सुदर्शन झील, ये सबको याद होगा। इसी समय भूमि का अलग से अध्यक्ष बन रहे थे, और सभी को याद है सरकारी भूमि को सीता कहते थे, और उस भूमि का अध्यक्ष सीता अध्यक्ष कहलाता था। यानी मौर्य काल में पहली बार भूमि का एक अलग से विभाग बना है, और वो विभाग का हेड है सीता अध्यक्ष। ये मौर्य काल की खूबसूरती। फिर धीरे धीरे हम लोग देखे गुप्त काल में भी उस नहर का मरम्मत होना, ये बताता है कि नहर से सिंचाई का क्रम जारी रहा है। ये प्राचीन भारत के फेस से कुछ प्रश्न जो बन रहे थे हमने कर लिया, क्योंकि हम लोग का क्लास मुख्य रूप से भूगोल क्लास, और इसीलिए इस क्लास में हम लोग का हिस्ट्री से कुछ पार्ट केवल हम आपको उठा रहे हैं। मध्यकाल में जो महत्वपूर्ण चीज बनते हैं उसको सुनेंगे। हम लोग देखें कि मध्यकाल में शरीयत के आधार पर 4 प्रकार के टैक्सेशन थे, जिसका नाम था जजिया, जकात, और फिर खम्स और खराज। आपको इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन भूमि कर है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। मध्यकाल में कौन भूमि कर है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग का सही है। वेरी गुड, देखिए सुमेश जी सही आंसर डी दे रहे हैं, और लोगों की जल्दी से राय ले लें। वेरी गुड, जजिया कर बता रहे हैं कई लोग, ज्यादातर लोग डी आ गए। वेरी गुड। हम लोग देखे थे खराज को ही भूमि कर कहते थे, और बिल्कुल सही जवाब है, खराज एक प्रकार का भूमि कर है, ये जमीन से रिलेटेड। धार्मिक कर आपको बताए थे जकात था, फिर गैर हिंदुओं से लेने वाला कर जजिया था, और लूट का धन खम्स था, ये पीछे आपको समझाए थे। तो अभी हम लोग देखें एक खराज हो गए। फिर इसी में हम लोग देखेंगे जो जो प्रश्न बन रहा है एकदम बारीकी से ध्यान रखना। इसी में तुगलक काल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य काल में सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया। हम समझते हैं आप लोग का आंसर सही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। मध्य काल में सबसे पहले नहर का निर्माण तुगलक काल में हुआ, वो किसने कराया? नाम लिखो, नाम लिखो, तब समझेंगे कि सही करा रहे हो। रजनी श्री फिरोज शाह तुगलक लिखे हैं, एफएसटी लिखे हैं। देखिए बहुत बढ़िया, मनोज जी सबसे पहले आंसर सही दिए, और सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, गयासुद्दीन तुगलक। हमने पूछा सबसे पहले, हाँ सबसे ज्यादा होगा तब एफएसटी होगा, सबसे पहले होगा तो जीएसटी होगा। बात ठीक से सुनेंगे, बहुत क्वेश्चन में यहां टर्निंग है। मध्य काल में सबसे पहले नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, और मध्य काल में सबसे अधिक नहर का विकास तब फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। तो अब हम लोग देखें तुगलक काल से तो एक नहर का डेवलपमेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग सही दोगे। अब यहां से थोड़ा सा हम और आगे की ओर बढ़े, तो इस समय ही धीरे धीरे मध्य काल में ही, इसी काल में ही, मुगलों के समय ही विदेशियों का भारत आगमन हुआ, जिसमें हमारे यहाँ पुर्तगाल, डच, कई लोग आए। और जब ये विदेशी लोग हमारे भारत में आए, तो विदेशी लोग अलग खान पान वाले थे। इंडिया में आए तो इनका खान पान की व्यवस्था अलग है, तो इन लोग अपने अनुसार से खाने वाला चीज बाहर से लाए, और उसी समय भारत में कई नए चीज कृषि में शामिल हो गए। इसके पहले हमारे जो मूल चीज भारत के थे, वो सभी चीज का उत्पादन हो रहा था। जैसे चावल, ये मुख्य रूप से मूल स्थान इसका भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन, ये सब इसका मूल स्थान है।
यहां पर कई नए चीज आने शुरू हो गए और पुर्तगालियों के द्वारा दो चीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। एक का नाम है तंबाकू और दूसरा का नाम है आलू। ये दोनों सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों हम लोग ठीक से सुनेंगे। इसमें सुष्मिता जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। आलू भारत में किसने लाया, तो आंसर होगा पुर्तगाल ने लाया। दूसरा आपका होगा तंबाकू भारत में किसने लाया, तो फिर आंसर होगा पुर्तगाल ने लाया। ये जो गुटखा देखते हो, सिगरेट देखते हो, खैनी देख रहे हो, ये सब खैनी इंडिया का चीज नहीं है। इंडिया के आदमी गन्ना चीवने वाला था। गन्ना भारत की मूल फसल है। सुबह उठा तो चार लिया, चार डार घींच दिया। ये लोग आकर के हाथ में रगड़ना सिखा दिया, बुद्धिवर्धक चूर्ण तक बता दिया। ये नहीं बताया कि ये तुम्हारा लीवर डैमेज चूर्ण है, उल्टा बता दिया बुद्धिवर्धक चूर्ण है। और कई लोग बुद्धि बढ़ाने के लिए खाया, बेचारा का लीवर भी डैमेज कर गया, दांत भी डैमेज कर गया, कैंसर अलग से गिफ्ट मिल गया। और ये सभी लाया हुआ किसका है, तंबाकू पुर्तगाल का है। अब इस समय सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तंबाकू से है, पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने तंबाकू का सेवन किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर लिख दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कविता जी भी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, अकबर के टाइम आया था। और पहला, श्वेता जी का भी सही है, पहला मुगल बादशाह हम लोग देखे। दीपक जी का भी बिल्कुल देखिए सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। जहांगीर गलत आंसर है। पहला मुगल बादशाह जिसने तंबाकू का सेवन किया, इसका नाम था अकबर। ये क्वेश्चन भी कई बार आया। और अकबर इसका सेवन किया, लेकिन इसको रोक कौन लगाया, किस मुगल बादशाह ने भारत में तंबाकू के कृषि पर रोक लगाया, तो ये सभी लोग जानते हो, जहांगीर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपका चल रहा है। तो हम लोग यहां पे तंबाकू और आलू से मुगल काल में हम लोग देखे, जो मध्यकाल की नई सिस्टम आई है उसमें हम लोग देखे खराज से ये पूरे सिस्टम पढ़े। इस समय शिवाजी भी एक अलग टैक्स लेते थे। वो भूमि कर का नाम क्या था, जल्दी बता दो। मराठा द्वारा स्थापित भूमि कर का नाम क्या था, जल्दी आंसर लिखो, तो हम समझेंगे कि हिस्ट्री आप लोग ठीक ठाक पढ़ रहे हो। वेरी गुड, देखिए किशोर जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं। यहां पर दो टैक्स थे, एक थे चौथ और एक थे सर देशमुख। ये दोनों ही कृषि थे, चौथा हिस्सा और 10वां हिस्सा। ये प्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र और अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्षेत्र में ये दोनों का दोनों चल रहा था। और चौथ और सरदेशमुख भी एक प्रकार का कृषि टैक्स था, मध्यकाल की बात चल रही। तो चलिए हम लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। आप लोग का जवाब तो बहुत अच्छा, एकदम मन खुश करने वाला आ रहा है। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात हम लोग सुने, मॉडर्न हिस्ट्री में जो परिवर्तन है, तब आजादी के बाद कृषि से शुरुआत होगी। देखो हम लोग एकदम बिल्कुल नए डिजाइन में पढ़ेंगे, क्योंकि जितना बार पढ़ोगे उतना नयापन महसूस होना चाहिए। एक ही चीज घिटा पिटा रहने से पढ़ने वाले का इंटरेस्ट घट जाता है। और हम कोशिश करते हैं जितना बार हो उतना तरह का लिंकेज हो कि आप में लगे कि हाँ अब ये सिस्टम हमारा और बेहतर होगी। तो हम लोग देखें, जब आधुनिक भारत आया, अंग्रेजों का शासन आया, तो एक नई चीज की शुरुआत हो गई और वो चीज था कृषि का वाणिज्यीकरण। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हम समझते हैं कि ये स्टेप सबका क्लियर होगा। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब क्या है, ये अंग्रेज के समय, मॉडर्न हिस्ट्री के समय भारतीय कृषि की विशेषताओं में ये शामिल हो गया। वाणिज्यीकरण का मतलब है व्यापार। देखो पहले जो यहां तक खेती होते थे उसका एक ही उद्देश्य था, खाद्यान्न, खाने के लिए खेती करना। यानी खेत में वैसे ही चीज रोपे जाते थे जिसका संबंध भोजन से है। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार खेतों में कुछ ऐसे चीज लगवाने शुरू किए जिसका संबंध केवल भोजन से नहीं रहा। अब खेतों में नील की खेती हो रही है, खाना नहीं है उसको। खेतों में अब चाय की खेती हो रही है,
खेतों में कहवा की खेती हो रही है, खेतों में रबर के पेड़ लग रहे हैं। अब नए नए चीज जो देख रहे हो, इन चीजों का खेतों में लगना ये अंग्रेजों ने भारत में करवाया, उसके पहले नहीं था। और इन चीजों के खेतों में लगने से इसको कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं, खेत का व्यापारीकरण कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। और इससे भी अकाल बहुत बढ़ गया। एक तो खेत में खाने का चीज रोपते थे, उसी से भोजन पूरा नहीं होता था। अब खेत में और क्या क्या लगा दे रहे हैं, तो नील, चाय, कहवा, रबर जैसा जहां जरूरत है लगा दी। और इसके कारण और ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन घट गया और इससे अकाल की बारंबारता बढ़ गई। और ये बारंबारता बढ़ने से सबसे ज्यादा समस्या क्या हुई, तो सबसे ज्यादा दिक्कत हो गई भूखमरी, अकाल। कभी ठीक से वर्षा नहीं हो तो अकाल आ जाए। 10-10 साल पर एक बार अंग्रेज गिने भी तो भारतीय बढ़ने के बजाय 10 साल में घटे भी हैं। उसको महाविभाजन वर्ष कहते हैं, जनगणना में हम लोग सुनेंगे। तो ये स्टेप हम लोग यहां पर देख लिए। अब अगले स्टेप की हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण चीज हम लोग सुनो। अब देखो, अब किसान से कैसे टैक्स लिया जाए, इसके लिए मध्यकाल में कुछ अधिकारी थे जिसको खूत, मुकद्दम, चौधरी ये सभी कहते थे। इनका काम था कि एक किसान और राजा के बीच बिचौलिया की भूमिका है और इनसे टैक्सेशन यहां तक पहुंचाना इनका काम। आपको कहेगा कि अगर खूत, मुकद्दम, चौधरी, तो आप समझ लोगे कि वो समझ गए ये मध्यकाल में भूमि के टैक्सेशन से संबंधित ये अधिकारी हैं। उसी प्रकार से अब हम लोग चलें, अंग्रेजों ने क्या किया। जब अंग्रेज कब्जा किए, ध्यान से सुनिएगा, हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ पाओ। सबसे पहले अंग्रेज बंगाल कब्जा की, तो ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में यहां के किसानों से कैसे पैसा लिया जाए। जिस समय हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उस समय आपको याद होगा एक संधि की चर्चा किए थे, इलाहाबाद, यहाँ पे इलाहाबाद की संधि। और उसमें हम लोग देखे थे बक्सर युद्ध के बाद की घटना, 1764 के बाद 65 की घटना थी, जिसमें मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया गया। और मुगल बादशाह एक कागज पर लिख के दे दिया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अंग्रेज टैक्स वसूल कर सकते हैं, वे बदले में मुझे इतना पेंशन देंगे। इनको पावर मिल गया। अब तुम बताओ ना, जब तक तुमको पावर नहीं मिलेगा क्या करोगे। तुम ऐसे कहीं बस स्टैंड में जाओ और हर बस से कहो कि 20 रुपया लाओ, कौन देगा, पीटेगा भी। लेकिन अब तुम ही सोचो कि तुमको सरकार कह दे कि इस बस स्टैंड में पैसा वसूलने का पावर तुमको दिए और तुम हमें सालाना 1 लाख रुपया दो और तुम समझो यहां से कितना वसूल करोगे, तो हो गया। अगला दिन तुम रसीद छपवा के सबके पास जाओगे कि दो, नहीं देगा तो कहोगे हम पैसा कहां से देंगे, हम यहां वहां जाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी वही काम की, इसीलिए पेंशनर बनवाया। और अब कैसे टैक्स वसूल करे, यहां के लोग लोकल से कैसे बात करे, इसके लिए इस समय अंग्रेज का हेड थे वारेन हेस्टिंग्स। नाम आप सभी लोग सुने ही हो। वारेन हेस्टिंग्स 1773 की बात है। 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिया। अब ठेकेदारी का मतलब है कि वारेन हेस्टिंग्स देखा कि हम अंग्रेज हैं, हम कहां से टैक्स वसूलेंगे, कौन बिहारी भेंट हो जाएगा, कौन बंगाली भेंट हो जाएगा, पैसा मांगने जाएंगे, पूरा गांव घेर के पीटने लगेगा। तो हम अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में हम बोली लगवाएंगे। पहले 5 साल, फिर 1 साल तक की बोली लगनी शुरू हुई कि बोलो इस एरिया से 1 साल में कृषि से टैक्स वसूल के हमें कौन सबसे ज्यादा दोगे, जो दोगे उसी का ही एरिया होगा, तुम जिससे जितना चाहो टैक्स वसूल करो, मुझे इतना दे दो। और यही काम वारेन हेस्टिंग्स 1773 में शुरू कर दिया और ये चीज ठेकेदारी प्रथा यहां चलने लगा।
शुरुआत में 20 साल लगभग वही चले, फिर सभी को मालूम है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा कि अब हर साल कितना ठेका लगाएंगे। तुम्हारा मकान है तो ठेकेदारी प्रथा भी रख सकते हो कि हम ठेकेदारी प्रथा से किराएदार रखते हैं, 1 साल के लिए किराया, साल पूरा हुआ तो खाली करो, सब बढ़िया बिस्तर निकालो, इस फ्लैट का कौन सबसे ज्यादा रेंट देगा, बोली लगाओ, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसका हो गया 1 साल के लिए, अगला खाली करो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत सबसे ज्यादा है कि कोई प्लेग फैल गया, कोरोना टाइप में कोई महामारी हो गया तो उस साल पूरा बिल्डिंग खाली, अगला साल बोली लगा रहा है तो एक भी आदमी आ नहीं रहा है, और जो रेंट मिल रहा था पहले से था वो भी हाफ कर दिया कि इतना में दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो चले दूसरा से दे दीजिए, तो निश्चित आय ज्ञात ही नहीं होगा। और इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स में लॉर्ड कॉर्नवालिस सुधार किया और इसी का नाम था अस्थाई बंदोबस्त। देखो ये सभी क्वेश्चन बनेंगे और इसलिए खूब बढ़िया से इस पर ध्यान दीजिए। अस्थाई बंदोबस्त को ही हम लोग इसी को जमींदारी प्रथा कहते हैं। यही जमींदारी प्रथा है जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थापित किया। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस कहा कि अब हम हर साल कितना अलाउंस करते रहेंगे। मान लो ये एक जगह के नागरिक हैं, दूसरे जगह के नागरिक हैं, ये तीसरे जगह के किसान हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इन सभी के लिए एक परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं। जो परमानेंट लिए हुए था उसी का नाम है जमींदार। इसका काम है इन लोगों से टैक्स वसूल करना। ये अपने अपने क्षेत्र में टैक्स वसूल करें और मैं अंग्रेज यहां बैठा हूं, इन लोग की ड्यूटी है मुझे टैक्स लाके दे दे। देखो ये जमींदारी प्रथा है। और ये जमींदारी प्रथा हम लोग अभी सुने 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित किया गया। किसानों से जमींदार, जमींदार से अंग्रेज। अंग्रेज को डायरेक्ट कोई मतलब नहीं था किसान क्या कर रहा, उसके लिए जमींदार को लगाए हुए ही ठोक पीट के बराबर रखेगा। ये लोकल है, इसीलिए इसमें कोई तरह की इसको कोई समस्या भी नहीं होगी। अब आप समझ रहे होंगे जमींदारी प्रथा में जमींदार अंग्रेज को कम पहुंचाए और इन लोग को एकदम खोखला कंगाल बना दिया। इसीलिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा में सबसे ज्यादा गरीबी है। कभी भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की गरीबी की बात होगी तो आपको यहीं से कुदेरना पड़ेगा। अब बताओ कोई बच्चा जन्म लिया है और लगातार खून निकालते जाओगे, और कोई बच्चा स्वस्थ है उसका खून नहीं निकाला गया है और दोनों का टक्कर कराओ और कहोगे ये बच्चा बहुत कमजोर है। बिहार जिस समय अच्छी स्थिति में होता, लगातार यहां सबसे ज्यादा क्रश किए गए। इसीलिए आज भी तुम्हें बिहार में, उड़ीसा में ऐसे मिल जाएंगे कुछ गांव में व्यक्ति जिनके 50 बीघा जमीन होंगे, और उसी गांव में कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो गैर मजरूआ में मिट्टी का मकान बनाए हुए है, उसका जमीन तक नहीं। ऐसा सभी जगह नहीं मिलेगा। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलेगा और उसका रीजन हमारा ये जमींदारी प्रथा था। दूसरा बार हम लोग अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप देखें तो जब यही अंग्रेज धीरे धीरे नीचे की ओर कब्जा किए, 1801 के आसपास की बात है। ये बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद जब ये आए तो ये मुंबई प्रेसिडेंसी था और ये मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो बंबई और मद्रास में इन लोग देखे कि पैसा बीच में क्यों देंगे, मैं ही किसान को इतना तय कर दूं कि इतना पहुंचाना है और हम अपना अधिकारी कलेक्टर रख दें जिसका काम है उस ऑफिस में जमा करो, और नहीं तो तुम्हारा जमीन हम नीलाम कर देंगे। और ये आइडिया मुख्य रूप से दिया गया कि डायरेक्ट जो किसान है वो सीधा अंग्रेज से जुड़े, बीच में कोई ना रहे। और किसानों को ही रैयत कहते हैं और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम पड़ा रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी और रैयतवाड़ी में अंतर है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1801 में तुम सब लोग नाम जानते होंगे कि ये
बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था लागू हुआ। फिर हम लोगों ने देखा कि बंबई और मद्रास में जब यही अंग्रेज कब्जा किए तो यहां पे उन लोगों ने कहा कि अगर हम ये पैसा जमींदार को देते हैं, ये भी डायरेक्ट अंग्रेज को मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और इसीलिए इन लोगों ने हेक्टर मुनरो के प्रिंसिपल को माना और रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। जब ऊपर का क्षेत्र जीते, पंजाब का क्षेत्र जीते, तो 18-22 आते आते इन लोगों ने कहा कि पूरे गांव को ही हम जिम्मेवार ठहराते हैं, क्योंकि इसमें भी समस्या थी। टैक्स इतने ज्यादा थे कि बेचारे ये जो गरीब किसान थे ये मुनीम जी के चक्कर में पड़ गए। तुम सिनेमा देखना और उसमें घोड़ा पर बैठ के जा रहा है और जमींदार तंग कर रहा है तो कहना कि इधर का सीन है, ये जमींदारी प्रथा है। उसी दूसरे सिनेमा में देखोगे कि मुनीम जी बैठे हुए हैं पूरा लेकर के टेबल पर। एक बार जो सूद के चक्कर में आ गया, सूद पर सूद इतना जोड़ दिए कि निकल नहीं पाया, तो समझना कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है। नियम है, सूरज डूबते डूबते अगर टैक्स नहीं दिया तो तुम्हारा जमीन छीन लिया जाएगा। और उसके लिए लोग लग गए पूरे यही चीज पर, मुनीम जी के यहां सूद पर पैसा लेना। ये चीज सबसे ज्यादा समस्या आई। और 1822 में एक जो गांव है इसको जिम्मेवार समझाया गया और गांव को महाल कहते हैं और इसीलिए इस व्यवस्था का नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों ने 3 व्यवस्था किया था। ये व्यवस्था थी जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। पूछा जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था किसका देन है, जल्दी आंसर लिख दो। जैसे जमींदारी हमने बताया आपको कॉर्नवालिस का देन है, हमने बताया आपको रैयतवाड़ी हेक्टर मुनरो का देन है, तो जल्दी बता दीजिए महालवाड़ी किसका देन है। जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए, हम देखें कितने लोग सही करते हो। जल्दी आंसर लिखो, महालवाड़ी व्यवस्था किनका देन है। नहीं, लेट किए, आंसर सुने। महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी का देन है। हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था को स्थापित किया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, हॉल्ट मैकेंजी ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो अब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब यहां से हम लोग सुने, जब हम लोग आजादी प्राप्त किए, अब यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है भूगोल। ये तो पूरा हमने जोड़ा जिससे कृषि से इंटरेस्ट जगे, डबल ज्वाइंट किए हम लोग, जो भी चीज वहां था अब इसको जोड़े हैं तो एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब सभी लोग यहां से हम लोग सुनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको हमने बताया, जो हॉल्ट मैकेंजी का बनाया हुआ था, मुनरो का बनाया हुआ था, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का बनाया हुआ था, 1947 के पहले एक ही चीज था, आय का सबसे प्रधान स्रोत एक ही चीज था और वो स्रोत था कृषि। ये चीज देखो परिवर्तन होगा हमारे देश में इनकम के लिए। प्राचीन काल से 1947 तक यदि किसी अधिकारी का पेमेंट देना है, राजा का पेमेंट देना है, राजा को ऐश मौज करना है, तो सब एक चीज से होगा, वो है कृषि। और कृषि बेचारा गरीब किसान, उसके खेत बिक जाए, कोई मर जाए, ऐसे ही हो जाए, अनाथ हो जाए, फिर भी यहां से घिसते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग पहली बार भूमि सुधार कानून लाए और हम लोग भूमि सुधार कानून 1948 पारित किए। चूंकि 15 अगस्त 1947 को तो हमारा देश आजाद ही हुआ और यहीं से भूमि सुधार कानून 1948 जो आया, उसमें हम लोग के सरकार यानी जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि अब हम लोग के इनकम का स्रोत कृषि नहीं होगा, हम लोग कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, न रैयतवाड़ी होगा, न जमींदारी होगा, न महालवाड़ी होगा। जो व्यक्ति खेती करता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं इसको भी सही नहीं मानता, क्योंकि आज के डेट में कई कई 200-200 बीघा, 300-300 बीघा खेत रखे हैं, उस खेत के द्वारा 20 करोड़ 10 करोड़ का इनकम दिखा रहे हैं और सरकार कहती है कृषि पर टैक्स नहीं लगता, तो इनको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और यहाँ कई दुकानदार बेचारा मेहनत कर करके 10 लाख कमा रहा है तो उसमें टैक्स का इंजेक्शन भिड़ा ले रहे। इसमें भी चाहिए था कि किस प्रकार किसको करें, छोटकन के नहीं ले, बड़कन के ले,
लेकिन दिक्कत थी नियम बनाने वाले जो भी नेहरू जी रहे चाहे जो रहे, उन लोग के पास भूमि बहुत ज्यादा था, तो उन लोग देखे कि भाई ऐसा नियम बनाओ कि हम लोग भी बच जाए। तो उसी तरह की बात है ना, जो कहे कि दूसरा का धन ढेला समझो, मतलब है उसके पास इतना धन क्यों चाहता है कि ऐसा उपदेश दे दे कि सब मेरा धन ढेला समझ ले और अब मेरा सुरक्षित रहे। कभी कभी भी फेर रहता है। तो यहां भी वही बात थी, तो कृषि पर टैक्स लेना बंद कर दिया गया। हुआ कि अब तो टैक्स किस पर लेंगे, तब हुआ वही सीमा कर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, कई तरह के टैक्सेशन हो गए, उससे हमारा देश अब चल रहा है। कृषि पर कोई प्रकार का टैक्स नहीं लगता, चाहे तुम कितना भी कमा लो। अब इसमें कई नेताजी ऐसे होते हैं 20 गाय रख दिए, दूध बेचने के लिए रखते हैं, नहीं, उनकी गाय कोई दूध नहीं करे, सब बीमार गाय है, फिर भी वो दिखाएंगे कि एक गाय से 20,000 का इनकम होता है, हमारे पास 20 गाय है तो मंथ में हमको इतना 4 लाख का इनकम हो रहा है, साल भर में हमको 48 लाख का इनकम हो गया, और इस 48 लाख को खाता में डाल भी देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ये ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। तो देखिए, भूमि सुधार कर में पुराने सभी सिस्टम को हटाना, इसको हटाया गया और किसानों को कई भागों में विभाजित किया गया, जिसमें एक किसान कहलाए सीमांत किसान, दूसरा कहलाए लघु किसान, मध्यम किसान और बृहद किसान। ये हेक्टेयर वाइज सीट किया गया। जिस व्यक्ति को 1 हेक्टेयर से भी कम खेत है, उन किसानों को सीमांत किसान कहा गया। और भूगोल पढ़ने के दौरान आपको ये शब्द बार बार आते रहेगा, सीमांत किसान। तो आपको परेशान नहीं होना है, जिस किसान का 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो सीमांत किसान। उसी तरह से 1 से 3 है, 3 से 5 है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है तो वो बड़े किसान माने जाते हैं। बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन किसान अभी है? वर्तमान समय में हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान की संख्या है सीमांत किसान का, लघु किसान का, मध्यम किसान का, बड़े किसान का। वरुण जी का आंसर ए आया है, बाकी लोग भी जल्दी से सोचिए। हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान की संख्या है, बिल्कुल सही जवाब है ए, सीमांत किसान हमारे देश में सबसे ज्यादा है। आज भी आप अपने गांव में देखोगे तो सबसे ज्यादा किसान वही है जिनके खेत कम है। अरे 10 बीघा 20 बीघा वाले गिनती में है कि फलाना बाबू के है और फलाना बाबू के, ये बेचारे का सब बाबू इसी में है। इसीलिए हमारे देश की सबसे बड़ी कृषि में समस्या है। देखो, खेती की समस्या कभी भी लिखने आता है, सब मेंस का टॉपिक है, और उस समय जो बच्चे इधर का टर्मिनोलॉजी ठीक रखे हो, उन समय उस शब्दों का प्रयोग करना सबसे जरूरी। कभी भी आपको आएगा कि बताओ किसानों की समस्या भारत में, तो कहोगे यहाँ के सीमांत किसान की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसके पास जोत का आकार बहुत छोटा है, और इतने जोत से वो पेट तो भर सकता है, लेकिन किसी आपातकाल में वो व्यक्ति बेचारा कुछ नहीं कर सकता और उसको सिर्फ कर्ज की सहायता लेना पड़ेगा। इमरजेंसी में कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के अधिकांश किसान की स्थिति है पेट भर लेगा, खा लेगा, पी लेगा, वो ठीक है। कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर ही अच्छा के यहाँ नहीं ले जाएगा, पैसा नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा को पढ़ाना है, सीमांत किसान है, नहीं है। बेटी की विवाह करना है, फिर सीमांत किसान है, दिक्कत है। इनको फिर किसी स्थिति के लिए कोई मर भी गया तो बढ़िया कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता, सीमांत किसान है, और कुछ ज्यादा शौक रखेगा तो कर्ज में डूबा रहेगा। ये देखो, भारत में सबसे, यहां तक कि इन लोग की समस्या है, खेतों में अच्छे बीज तक नहीं बोते कि बहुत महंगा है, फ्री का बीज जो मिल जाए, चाहे वो घटिया किस्म का ही रहे, खेत में लगा देंगे, और ये निम्न उत्पादकता को बढ़ावा देता है। वहां मेंस में इन शब्दों पर बहुत डिटेल हम लोग को सुनना होगा। अभी तो हम लोग को सीमांत किसान की बात समझ गए, ये सबसे ज्यादा संख्या में है। अब हम चाहते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रकार को कुछ सुना दे। ध्यान से सुनेंगे। कृषि के प्रकार जब आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे तो आज हम पूरे कृषि पर रहे, तब फसल पे चलेंगे, फसल के बाद तब उसमें विभिन्न चीजों की चर्चाएं होगी। तो देखिए, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। कृषि कई प्रकार के होते हैं,
जिसमें हम एक एक करके चले। इस कृषि का नाम एक दे रहे हैं मिश्रित कृषि। आपसे हम खुद पूछेंगे, देखेंगे आप समझ पा रहे हो कि नहीं। मिश्रित कृषि क्या है, ये अच्छा प्रश्न है। मिश्रित मीन्स होता है मिला हुआ। तो जल्दी से सोचो, मिश्रित कृषि का मतलब है, अगर हम चॉइस ए दे दें कि इसमें आपको खेती के साथ साथ इसके मेड़ पर वृक्ष लगाना, बी दे दें खेती के साथ साथ इसमें मेड़ पर फूल लगाना, सी दे दें आपको खेती के साथ साथ आपको कह दें पशु पालन करना, डी दे दें मिश्रित कृषि का मतलब है एक ही खेत में मिला जुला कर कई फसल रोपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चॉइस के माध्यम से ही आपका सही करेंगे और हम समझते हैं सभी लोग एकदम ठीक ठाक करोगे। मिश्रित कृषि का अर्थ क्या है? वेरी गुड निशा जी, डी में है, ज्यादातर बच्चे डी देख रहे हैं। सी में भी कुछ लोग हैं जी, वाह बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और सब लोग लिखो, सब लिखो, तब समझेंगे कि कहाँ किसका क्या एल्टीना पकड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर एल्टीना डी और सी पी और सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, मिश्रित कृषि का मतलब मिला जुला के कई फसल रोपना। ये अगर समझ रहे हो तो लड्डू नंबर आ जाएगा। मिला जुला के फसल रोपना मिश्रित कृषि नहीं है। आपको ध्यान रखना है, मिश्रित कृषि का मतलब है खेती के साथ साथ पशुपालन करना। अगर आप खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हो तो ऐसे कृषि को हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। शब्द सभी समझते चलेंगे तो हम समझते हैं पहला स्टेप एकदम क्लियर हो गया। कृषि और पशुपालन दोनों मिला देंगे तो इस कृषि को ही हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर हम लोग अगर चलें तो इसका नाम है बारानी कृषि। देखें कितने बच्चे हमें आंसर दे पाते हो। बारानी कृषि का मतलब क्या होता है? जल्दी आंसर लिख दो बिना चॉइस देखे कितने बच्चे सही बता देते हैं। बारानी कृषि क्या है? जल्दी से। कृषि कई टाइप्स के होंगे जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे, दे देगा बारानी कृषि का मतलब है। जल्दी नहीं, बारानी कृषि का मतलब है प्रकृति आधारित कृषि, मतलब पूरा रूप से वर्षा आधारित कृषि। खेती दो तरह का होता है। अगर गांव में कुछ व्यक्ति हैं जो खेती करने के लिए कुछ बोरिंग रखे हैं, वहां आवश्यकता होने पर वे उसको पटा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वर्षा आधारित कृषि है, जिसमें कुछ भी वर्षा के अलावे नहीं करना है, नहीं वर्षा हुई तो सब सूख जाएगा, तो वो नेचुरल कृषि को ही हम लोग बारानी कृषि के नाम से जानते हैं। तो बारानी का मतलब आप समझ गए, पूर्णतः वर्षा आधारित कृषि। जल्दी से अगला नंबर बता दो, रिले कृषि का मतलब क्या है? रिले कृषि, जल्दी से आंसर लिखिए, हम अभी देखें कृषि के सभी टाइप कितना अच्छा समझते हैं। रिले नहीं, रिले दौड़ आप लोग समझते होंगे, मैराथन, लंबा दौड़, चैन के द्वारा दौड़। एक ही खेत में आपको लगातार एक वर्ष में 3 फसल का उत्पादन। अगर आप एक फसल कटा नहीं, दूसरा तैयार, दूसरा कटा नहीं, तीसरा तैयार, तो कहेंगे कि वाह रिले कृषि कर रहे। धान कटा तुरंत लगा गेहूं, गेहूं कटा तुरंत लगा मूंग, या तुरंत उसी में कोई सब्जी रोप दिए, या उसी में तुरंत कोई दूसरा क्रॉप उत्पादन कर लिए, तो कहेंगे कि आप रिले कृषि कर रहे। तो हम समझते हैं रिले कृषि भी सभी लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद जल्दी बता दीजिए कृषि वानिकी क्या है? कृषि वानिकी शब्द सब लोग समझ रहे हैं और उम्मीद है सभी लोग आंसर दोगे। कृषि वानिकी बहुत आसान था जी। कृषि के साथ साथ अगर इसी में हम लोग पूरे कोई फूल लगा दे, कृषि के साथ साथ फल लगा दे, कृषि के साथ साथ वन लगा दे मेड़ पर,
तो इसी को कृषि वानिकी कहते हैं। कृषि वानिकी का मतलब कृषि और वन, एक कृषि के साथ साथ फल फूल वन ये अगर मेड़ पर लगा रहे हो तो इसको कृषि वानिकी कहते हैं। चलिए अगला, तो हम लोग केवल रिलेटेड टू फॉरेस्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कृषि के साथ साथ एक क्रिया चलना है। अगला हमें लगता है आप सभी सही करोगे। बोलो जैविक कृषि क्या है? जैविक कृषि का मतलब क्या समझते हो? आपको क्वेश्चन कहीं भी कृषि के टाइप से पूछा जा सकता है। जैविक कृषि जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सत्या जी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो वरुण जी का भी देख रहे हैं, सही जवाब है। जैविक का मतलब है खेतों में रासायनिक खाद के जगह हम अगर जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और जैविक खाद का प्रयोग करें मतलब खेतों में उर्वरक नहीं छींटे, खेतों में हम हरा खाद दे दें, खेतों में हम जैविक खाद दे दें, तो इस कृषि को हम लोग जैविक कृषि के नाम से जानते हैं। जैविक खाद का मतलब क्या हुआ? जीव जंतुओं से प्राप्त गोबर से जो खाद बनाए वो जैविक खाद है, जैविक कृषि का पार्ट है। बताओ हरा खाद का मतलब क्या है? पेड़ पौधे को ही अगर हम सड़ा दे पानी में तो हरा खाद है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पेड़ है इसका नाम है ढेंचा। कभी कभी कृषि युक्त बहुत अच्छा प्रश्न पूछ देता है। सेटर अगर गांव के परिवेश से जुड़ा हुआ है, खेती से जुड़ा हुआ है, तो वो इस तरह का खेती पूछ देगा। ढेंचा है तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति जो धान उत्पादन करता है वो अभी इस समय अपने खेत में ढेंचा रोप दे। ढेंचा एक पेड़ का नाम है, और ढेंचा पेड़ रोपेगा तो उसका खेत पूरा हरा भरा हो गया। 15 दिन 20 दिन के अंदर ढेंचा पेड़ को उसी खेत में पानी भर के रोटावेटर से पूरा कटिंग कर दे तो ये उसी खेत में सड़ जाएगा और हरा खाद तैयार होगा। उसको डीएपी और यूरिया नहीं छींटना पड़ेगा। और ऐसे कृषि को हम कहेंगे कि वाह ये जैविक कृषि कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ढैचा, ये भी आप लोग समझ रहे हैं, हाँ वही ढैचा ही उसको मेन कहते। तो ये हरा खेत का ही पार्ट हो गया। अगला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, झूम कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ झूम कृषि, झूमिंग क्या है? जल्दी से हम समझते हैं कि आप लोग सही कर लोगे। झूम कृषि, इसी का दूसरा नाम आप सभी लोग जानते हो। इसी झूम कृषि को दूसरा नाम हम लोग कहते हैं स्थानांतरीय कृषि। झूम कृषि को ही हम लोग स्थानांतरीय कृषि के नाम से भी जानते हैं। और जल्दी से आप सही कीजिए, झूम कृषि क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आरती कुमारी जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जरा देख लें, हम लोग ध्यान दें, नाम ही है स्थानांतरीय कृषि। मुख्य रूप से झूम कृषि ये मुख्य रूप से जनजातियों के द्वारा किया जाता है, आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, और इसके कारण वनों का काफी ह्रास होता है। झूम कृषि में आपको करना क्या होता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो ज्यादा जंगल है तो जंगल में पेड़ को ही काट दिए, और काटने के बाद जब पेड़ की लकड़ी सूख जाती है तो इसी को आग जला दिए और उसके राख पर खेती कर रहे हैं। तो इस पेड़ के जो पोषक तत्व थे इससे अगर कृषि हो रहा है तो ये झूम कृषि है। क्योंकि अगले 2 साल बाद फिर आगे के जंगल काट देंगे और फिर इसमें यही क्रिया करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इसीलिए इसका नाम स्थानांतरीय कृषि है। ये झूम कृषि से वनों का सबसे ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिस्टम है। आपको कहेगा कि बताओ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्रश्न दे देगा कि बताओ वनों के ह्रास का कारण नहीं है, वनों के ह्रास का कारण नहीं है, और उसी में आपको दे देगा वनोन्मूलन, बी में आपको दे देगा झूम कृषि, सी में आपको दे देगा दोनों,
और डी में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप आंसर बता दो, वनों के ह्रास का कारण कौन नहीं है? हम समझते हैं आप लोग का सही आंसर आ जाएगा, जल्दी से सही कीजिए। डी लगा रहे हैं जी, ए लगा रहे हैं, कई लोग का ए भी लिख रहे हैं, वेरी गुड, वाह बहादुर। अरे नालायक, ए में लिखा हुआ है वन उन्मूलन, उन्मूलन माने कबाड़ देना, वन को कबाड़ दोगे तो वन का ह्रास का ही सबसे बड़ा कारण है। झूम कृषि से भी वन ह्रास होता है, यहां कह रहा कौन कारण नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? डी, डी सही आंसर था। कई लड़का इतना हड़बड़ में परीक्षा में बनाता है, लिखा रहेगा वनोन्मूलन और जल्दी में पढ़ लेगा वन लगाना, मारो इससे तो वन बढ़ेगा, लड्डू नंबर आगे। तो इसीलिए आपको इसमें पूरे बात को ध्यान रखना है। इसमें दूसरी बात आप समझ गए कि स्थानांतरीय या झूम कृषि ये जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला कृषि है और इसमें वनों का काफी नुकसान, ह्रास होता है। अगला नंबर हम लोग देख लें तो सभी प्रकार के कृषि आप देख लिए, एक कृषि और है, हम लोग देख लें समुच्च कृषि। समुच्च कृषि क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समुच्च का मतलब होता है, इसमें सीधा सीधा सेंस है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में। आपको ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र में समुच्च कृषि किए जाते हैं और इसमें सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इससे मृदा अपरदन रुकता है। और कभी भी आपको पूछा जाए समुच्च कृषि कहां किए जाते हैं, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में किए जाते हैं और समुच्च कृषि पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ी नुमा किए जाने वाले कृषि का ही नाम है। अगला एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये उम्मीद है कि सभी लोग का सही होना चाहिए। पट्टिका कृषि बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग को यही सब टेक्निकल आप लोग को कहीं कहीं नाम आते रहेगा और उसी चीज का आंसर देना है। पट्टिका कृषि किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है पट्टिका कृषि है क्या। तो अगर हम कहीं पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में हैं, मतलब जिन क्षेत्रों में पवन काफी तेज प्रवाहित होते हैं, तेजी से हवा प्रवाहित होते हैं, तो उन क्षेत्रों में अगर आप खेतों को बहुत ज्यादा कुड़ाई करोगे, जुताई करोगे, तो हवाओं के कारण इसके पोषक तत्व उड़ने लगेंगे, मिट्टी का ऊपरी भाग उड़ेगा और इसीलिए इसमें घास की पट्टिका बना करके और उस पट्टियों के बीच में खेती करते हैं, जिससे पवन अपर्दन द्वारा भूमि अपर्दन रुकता है। तो आपको ध्यान रखना है, पवन द्वारा भूमि अपर्दन रोकने के लिए आपको पूछेगा पवन अपर्दन के क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाए, तो आंसर पट्टिका कृषि हो जाएगा। तो ये था पूरे कृषि के टाइप्स। अब यहां से शुरू होंगे फसल की दुनिया और फसल कैसे रोपते हैं, क्या प्रकार की क्रांति है, ये सभी चीज की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन प्रथम द्वितीय सभी चीज की चर्चा होगी और तब सिलेबस आपका एंड कर जाएगा। आपका क्लास अभी यहीं तक, कल का क्लास फिर पुनः इससे आगे की ओर चलेगा। तो आज का क्लास यहीं तक हो गया, इसमें तो बात की सुविधा है नहीं, जो दिक्कत है आप लिख करके कर सकते हो। पीडीएफ संडे को बैठेंगे मिथिलेश जी, तो संडे को पीडीएफ का व्यवस्था कर देंगे, संडे पीडीएफ आ जाएगा। इधर जो भी क्लास हुए हैं संडे पीडीएफ आपका अपलोड कर देंगे, संडे सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और कोई दिक्कत? बहुत एमबी खर्च होता है ऐसी भी बात नहीं है, और भी बैचेस तो इसमें कर ही रहे हैं, इतना एमबी नहीं, आप साइकोलॉजी बना लिए और एमबी भराओ यार, नौकरी लेना है तो एमबी तो एमबी क्या मतलब रखता है। यहाँ कई लोग दिल्ली डेरा लेकर के कितना कितना खर्च कर रहा है, तुम लोग 1 GB 2 GB के फेर में लगे हुए। वो सब सिनेमा देखने में कम खर्च करो, चुटकुला शायरी कम देखो, व्हाट्सएप कम चलाओ, पढ़ने में लगाओ। अगर वो सब करना है तो 1 GB ज्यादा वाला प्लान ले लो, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो इसमें ध्यान दीजिए, आप लोग का इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अगले सप्ताह से बहुत जबरदस्त होने वाला है। बायोलॉजी में मादा जनन अंग का वीडियो नहीं डाला गया होगा, अगर नहीं है तो चेक कर लेंगे टेक्निकल टीम, आज हम करवा देते हैं उसको। तो इसमें ध्यान दीजिए, एक क्लास में 750, इतना नहीं लगता है, आप ज्यादा बोल रहे हो, बाकी और भी तो आपके मित्र पढ़ रहे हैं, उन लोग भी अगर बताएं तब तो हम देखें, इतना नहीं लगता है, हम लोग भी तो यहाँ पर और भी बैच कर रहे हैं, इतना ज्यादा समस्या नहीं है जितना ज्यादा परेशान है। 200 GB तक, 200 MB तक लगता है, 200-300 MB लग जाते हैं।
चलिए इसमें अब हम लोग ध्यान दें, अगले वीक में आप लोग का बहुत जबरदस्त होने जा रहा है, पॉलिटी और आपका इकोनॉमी, वो दोनों चीज अगले वीक में आपका शुरू हो जाएगा और उसमें फिर दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आपका आज क्लास यहीं तक। हाँ लग रहा है, मन में बैठा लीजिएगा तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। देखिए रवि जी 300 ही लिख रहे हैं मन में। देखिए अब पहले ही सोच लीजिएगा कि इसमें ऐप में घुसेंगे मेरा एमबी खत्म हो जाएगा, तो मन में सोचते सोचते सब खत्म हो जाएगा। और मन में आज टाइट रखिए कि बस सीखे, बहुत कुछ क्लास में हमारा फायदा हो गया, फिर सही हो गया। चलिए इसमें भी लगे हुए हैं, हमें भी लगता है कि कुछ थोड़ा ज्यादा खा रहा है, लेकिन लगे हुए हैं, उम्मीद है अगले वीक में और सही हो जाना चाहिए। चलिए इसमें तो स्क्रीनशॉट का फैसिलिटी अभी है नहीं। चंदन जी का 300 MB वही 250 300 एक घंटा में इसमें खत्म होता है, हम भी यही चीज है, इसी पर करवाइए। हाँ इस पे फायदा एक दो चीज है कि इसमें आपका सिर्फ एडमिटेड बच्चा ही इन करेगा, फालतू नहीं इन करेगा। अब जो बच्चे इधर उधर आईडी भेजते हैं उन लोग को दिक्कत है, उन लोग इस पे आना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि इसका कुछ कुछ शिकायत करते रहे ताकि उधर चलते जाए। हमारा इकोनॉमी पॉलिटी हमने जो योजना बनाया है उसको सुन लीजिए। आप लोग के लिए इकोनॉमी और पॉलिटी द बेस्ट टीचर हम करने जा रहे हैं, और ये दोनों टीचर दिल्ली से हैं जो कि अपने आप में वो परिचय के लिए मोहताज नहीं है, वो उनके